है उत्तराखंड की, उन्होंने कब जारी किया यह बजट? तो आप सब जानते हो बजट 2025-26 के लिए जारी किया गया था। और वो कब जारी किया गया था? उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की विधानसभा में। ठीक है, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में कब जारी किया इसको? तो 20 फरवरी 2025 को जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हो उत्तराखंड के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर और जो कौन है? श्री प्रेमचंद्र जी अग्रवाल के द्वारा जारी किया गया था। उत्तराखंड के सीएम आप जानते हो वर्तमान में कौन है? और वो है हमारे श्री पुष्कर सिंह जी धामी। तो ये उन्होंने यहां पर क्या किया था? इसको जारी किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आगे हम जो चीजें लिखने वाली वो बताऊंगा और अवेलेबल भी करा दूंगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात करें यहां पर, ये आपको क्लियर है क्या? चलो दूसरा हम बात करें तो मैंने आपको बताया था ये बजट किस पर आधारित है। तो इस बजट के अंदर हमने एक काम पे फोकस किया है, और वो काम क्या है आप सब जानते हो, जिसे हमने शॉर्ट वो नाम क्या बोला सरकार ने? उसको सरकार ने बोला GYAN, जिसको सरकार ने क्या नाम दिया? जिसको सरकार ने नाम दिया था ज्ञान। अब ये ज्ञान क्या दोस्तों? तो वो भी समझ लेते हैं। देखो ये ज्ञान का मतलब यहां पर क्या है? तो यहां पर जी का मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है, वाई का मतलब भी यहां पर अलग हो जाएगा, ए का मतलब यहां पर अलग हो जाएगा, और एन का मतलब भी यहां पर जो है वो अलग हो जाएगा। अब ये ज्ञान क्या है आप सबको पता है, जल्दी से बताते रहिएगा आपको ज्ञान का मतलब यहां पर क्या समझ में आ रहा है। तो ज्ञान का मतलब होता है, जी का मतलब यहां पर उन्होंने कहा कि हम गरीब के ऊपर काम करेंगे, यानी कि गरीब के उत्थान के लिए, गरीबों का जीवन ऊपर स्तर उठाने के लिए हम काम करेंगे। तो उसको इन्होंने बोला ज्ञान। बिल्कुल उसके लिए भी प्लान करेंगे, एमसीक्यू सेशन के लिए भी प्लान करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम टेस्ट सीरीज दूसरी चीजें हम प्लान कर चुके हैं, तो आप वो आप चाहे तो ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करना। तो ये जो है वो बजट किसके ऊपर होगा? तो कहीं ना कहीं गरीबों के कल्याण के लिए होगा, इनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, वाई का मतलब होगा युवा वर्ग, और आप जानते हो युवा देश की शान है, युवा देश की जान है, क्योंकि युवा के अंदर ही वो पावर है, शक्ति है, जो कुछ ना कुछ कर सकता है। और आप इसीलिए जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी हमारे युवाओं पे गर्व करते हैं, और हमेशा बात निकलती तो वो युवाओं के ऊपर बोलते रहते हैं और कहते हैं कि देश के जो हम जानते हैं हमारी 65% आबादी युवा आबादी है हमारे देश की, और अभी हम जनसंख्या लाभांश नीति का फायदा ले रहे हैं। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यशील जनसंख्या होती है 15 से 64 वर्ष, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है उसको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, और इसका फायदा इंडिया अच्छे से उठा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर युवा आबादी है। तो सरकार ने कहा कि हम युवाओं के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि युवाओं के ऊपर काम करने का मतलब क्या हुआ कि युवाओं को हम रोजगार अवेलेबल करवाएंगे, युवाओं के स्किल्स के लिए प्रोग्राम लाएंगे, युवाओं को स्टार्टअप के लिए हम वेंचर कैपिटल देंगे। जो आपको मैंने बताया था 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया सरकार ने। तो सरकार ने कहा कि हम युवाओं के लिए भी सोचेंगे। तो ये बजट किस पर आधारित है? गरीब, युवा, और ए का मतलब है अन्नदाता। और आप सब जानते हो अन्नदाता का मतलब क्या होता है? तो हमारा किसान वर्ग, जिसकी वजह से हमें अन्न मिलता है, जो मिट्टी में सोना उपजाते हैं, मतलब फसल में बीज और खाद के द्वारा वो क्या करते हैं, तपते हैं गर्मी में और बीज उगाते हैं, और उसी से फसल मिलती है, चाहे वो गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, चना हो, या फसलें हो, या फ्रूट्स हो, और उनकी वजह से हम जो है वो जिंदा है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति अल्टीमेटली पैसे तो नहीं खाएगा, खाएगा तो अन्न, और वो अन्न देने वाला कौन है? अन्नदाता। और हम जानते हैं भारत में अन्नदाता को हम भगवान के बराबर दर्जा देते हैं। अन्नदाता, या इसको हम कह सकते हैं किसान, यानी कि फार्मर। ठीक है, ये हमारा यूथ हो जाएगा। इसको भी लिखना हो तो लिख लो, गरीब यानी कि जो पुअर लोग हैं। ठीक है, चलो अब चौथा बचा एन, और एन का मतलब है नारी शक्ति। और आप सब जानते हो भारत के अंदर हमारी जो नारी शक्ति है वो आज पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, हर फील्ड में नाम कमा रही है, चाहे सुनीता विलियम्स हो, कल्पना चावला हमारी हो गई, ठीक है, या फिर सानिया मिर्जा हो गई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। कहने का मतलब समझ चुके होंगे, नारी शक्ति का वजूद भारत जो अच्छे से जानता है। तो नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो रोजगार है। ठीक है, या हम बात करें कि
कल्याण की हो गई, या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के रूप में हो गई, या तकनीकी के रूप में हो गई, या किसी भी फील्ड में आप देख लो, इवन साइंटिस्ट तक हो गई, हमारी नारी शक्ति हर जगह पर जो है वो अवेलेबल है। और आपने अभी तो सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा, जिसकी कमान भी हमारी भारत सरकार ने किसको दी थी? रक्षा मंत्रालय ने 2 महिलाओं को दी थी। तो नारी शक्ति को आप अच्छे से जानते हो। तो सरकार ने कहा, आपकी उत्तराखंड की सरकार ने कहा कि हम नारी शक्ति के ऊपर भी काम करेंगे, और नारी शक्ति के अंदर क्या करेंगे? हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए हम रोजगार के अवसर लाएंगे, उनको नए जॉब के हम अवसर देंगे, स्टार्टअप में उन महिलाओं की मदद करेंगे, या किसी भी फील्ड में जो महिलाएं काम करना चाहती है उस फील्ड में हम महिलाओं के लिए जो है वो हम रोजगार की हो गई, हम कह सकते हैं कि सरकारी सुरक्षाओं की हो गई, या हम कह सकते हैं कैरियर के निर्माण की हो गई, या और भी महिलाओं के स्टार्टअप के लिए कोई योजना होगी, उस पर काम करेंगे। वो सब चीजें आगे बजट में आ रही है, आगे आ रही है। पर यह बजट 4 पर मुख्य रूप से आधारित है, हम यूं कहना चाहते हैं। और वो 4 पॉइंट क्या है? पहला है गरीब, ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा गरीब वर्ग, दूसरा हो जाएगा युवा वर्ग, तीसरा अन्नदाता, और चौथा हो जाएगा नारी शक्ति। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? वुमन इंपावरमेंट। तो ये बजट 4 पर आधारित है। क्लियर हो गया आप सबको? तो ज्ञान का मतलब क्या है? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहते हैं, जहां मुझे लिखवाने की जरूरत होगी वहां हम लिखते भी रहेंगे। तो देखो, इस बजट की मुख्य विशेषता क्या है? द की फीचर्स ऑफ दिस बजट आर, पहला है उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का आय व्यय सरकार ने इस बार प्रस्तुत किया है। कब किया है? 20 फरवरी 2025 को। आप सब जानते हैं, मैंने आपको डेट बता दी, उत्तराखंड के अंदर यह बजट कब जारी किया गया? तो 20 फरवरी 2025 को श्री प्रेमचंद्र जी अग्रवाल, जो कि उत्तराखंड के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, हाँ, उसके लिए भी प्लान करेंगे। ठीक है, हम आपके सारे मैसेज हमारी टीम नोट कर रही है, चाहे मैराथन के लिए आप बोल रहे हैं, आप एमसीक्यू सेशन के लिए बोल रहे हैं, उन सबके लिए हमारी टीम आगे कोऑर्डिनेट करेगी। आप निश्चित रूप से एक कॉन्टेक्ट हम दे रहे हैं आपको, वहां पर आप कॉल करके हमारी टीम से जो है वो संपर्क कर लीजिएगा। क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो एक बार यहां तक देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो हमारी टीम आपको एक कॉन्टेक्ट दे देगी, तो उस पर भी आप जो है वो बात करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर लेना। हमारी टीम आपको एक नंबर दे रही है, ठीक है, इस पर आप कॉल करके हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो इतनी भी जानकारी है, कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी आपकी तरफ से सजेशंस हैं, क्लासेस के लिए आपकी डिमांड है, उस सब के लिए आपको मैंने कांटेक्ट बता दिए हैं, उस पर आप हमारी टीम से बात करके जो है वो जो भी आपको समाधान लेना है आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है? 25-26 के लिए सरकार ने एक बजट जो है वो विशेष जारी किया है। ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया इस बजट के बारे में विशेष रूप से। ठीक है, ये सरकार ने 20 फरवरी को जारी किया है। कब जारी किया है? तो सरकार ने इस बजट को 20 फरवरी को 23-24 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार और 24-25 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमानों के साथ 25-26 के लिए आय व्यय का सरकार ने यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया। और वो बजट 1 लाख करोड़ से भी अधिक का इस बार आय और व्यय के रूप में है। आय व्यय का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रूप में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तराखंड अ बजट विथ अ एक्सपेंडिचर ऑफ ओवर ₹1 लाख करोड़ इज बीइंग प्रोसीड्स। कहने का मतलब क्या हुआ? पहली बार ऐसा उत्तराखंड के इतिहास में हो रहा है जहां पर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट सरकार ने यहां पर तय किया है, जिसमें आपको मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। ये आपके थोड़ा रिकॉल भी इसमें बीच में होता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने क्या कहा कि हम पूंजीगत परिव्यय में 14,763 करोड़ रुपए का प्रावधान हम कर रहे हैं। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय का मतलब क्या होता है? पूंजीगत व्यय का मतलब जो आपने एक बार व्यय कर दिया तो उससे आने वाले कई सालों तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा, उसको हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, आपने स्कूल कॉलेजेस बनवाए, या फिर आपने किसी संस्था में मशीनरी लगवाई, या आपने फैक्ट्री या उद्योगों के अंदर कुछ ऐसा काम किया जिससे आने वाले कई सालों तक आपको रिटर्न मिलता रहेगा। इस तरीके के एक्सपेंसेस को हम कहते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। जो आपको मैंने बताया, सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो पा रही है? तो अवसंरचना निर्माण के लिए सरकार ने कहा कि हम पूंजीगत व्ययों में 14,763 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और इस बिंदु को आप इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जिस तरीके से करंट इकोनॉमी पूछने का ट्रेंड बदल रहा है हर स्टेट में, तो आपके उत्तराखंड के अंदर भी स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ये आपसे पूछा जा सकता है।
तो अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अ कैपिटल आउटले ऑफ रुपीज 14,763.13 करोड़ रुपीज हैज बीन प्रोवाइडेड, द हाईएस्ट सो फार, जो अभी तक का हाईएस्ट है। ठीक है, ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना भी सरकार ने शुरू की है, जिसके सरकार ने कितना बजट बनाया है, 146 करोड़ रुपए का बजट बताया। ठीक है, तो साथ का साथ पढ़ते रहो, जो इंपोर्टेंट है वो भी आपको मैं बताता रहूंगा। ठीक है, ग्रामीण रोजगार के लिए मत्स्य विभाग की एक ट्राउट प्रोत्साहन योजना है। इस योजना में सरकार ने 146 करोड़ रुपए का बजट रखा है। कितना रखा है, 146 करोड़ रुपीस का। तो ट्राउट प्रमोशन स्कीम बाय फिशरीज डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, तो मैंने ये प्लान आपके लिए इस तरीके का किया है कि आपको ज्यादा इसमें उलझना नहीं पड़े, जो काम की चीज है वही आपको पढ़ना है, क्योंकि ये अभी भी हमारी 7th क्लास है। तो जितनी भी हमने क्लासें पढ़ी है उसमें हमने मैक्सिमम चीजें पढ़ ली है। जैसे क्या क्या पढ़ लिया है, तो हमारा जीडीपी कितना है, ठीक है, और स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतों पर जीडीपी आपको दोनों पता होना चाहिए। दूसरा आपको मैंने क्या बताया, पर कैपिटा इनकम पता होना चाहिए, और मैंने आपको बताया था पर कैपिटा इनकम में उत्तराखंड का नंबर 1 जिला कौन सा है, अगर किसी को याद हो तो मैंने कहा हरिद्वार, हरि का द्वार है, जो आप जानते हो, क्योंकि हरिद्वार में लोग अलग अलग तरीके से आते हैं। ठीक है, कोई पिंड दान के लिए आते हैं, ठीक है, हमारे तीर्थ यात्री भी आते हैं, कोई स्नान के लिए भी आते हैं, या फिर कोई हम जानते हैं कि हमारा जो अस्थि विसर्जन होता है उसके लिए हम सब आते हैं हरिद्वार में। तो कहीं ना कहीं हरिद्वार की इकोनॉमी वैसे भी मजबूत है, और उसका रीजन मैंने आपको बताया, इसी वजह से है जो है वो हरिद्वार जिला आपका नंबर 1 है उत्तराखंड के अंदर, जहां पर कैपिटा इनकम कितनी है, अगर किसी को पता हो तो मैंने बताई 3,62,000 रुपए जो है वो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आए हैं, और 2,70,000 आपकी किसकी है, उधम सिंह नगर की है, जो दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे आता है देहरादून, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, देहरादून, जहां पर 2,35,000 पर कैपिटा इनकम है। फिर आपको मैंने राजस्व प्राप्तियां भी बताई थी, सभी को पता होगा, ठीक है, राजस्व प्राप्ति बताई थी, ठीक है, वो सब बात बता देंगे, प्लेलिस्ट बनाना वो सब चीजें बाद में करेंगे, आप फिलहाल अभी क्लास को देखते रहिए। रेवेन्यू रिसिप्ट भी मैंने आपको बताई, ये इंपोर्टेंट है, मैंने बताया 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 50,615.01 करोड़ रुपए रही थी, जो कि हम कह सकते हैं कि रिवाइज हुई थी। रिवाइज एस्टिमेशन के अनुसार 24-25 में 59,235.66 यानी कि 66 करोड़ रुपए यहां पर रही थी। पहाड़ी जनपदों में चमोली प्रथम है, यस बिल्कुल, और मैंने आपको सबसे कम वाले भी 3 जिले बताए थे, सबसे कम वाले भी 3 जिले बताए थे, उसमें अल्मोड़ा भी आया था, आपको पता होगा। बिल्कुल सभी आंसर भी देता रहूंगा और साथ के साथ हम पढ़ते भी रहेंगे। तो मैंने आपको बताया, आपको जीडीपी पे फोकस करना है, पर कैपिटा इनकम पे फोकस करना है, आपको जो है वो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, आपको बजटीय घाटा, प्राथमिक घाटा, और आपको इवन मैंने फॉर्मूले भी याद करा दिए। हालांकि बजट में फॉर्मूले का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने फॉर्मूले बताया कि राजकोषीय घाटा जो है वो कैसे आता है, कुल व्यय माइनस कुल आय, और आय में से ऋण को छोड़कर। तो राजकोषीय घाटा भी मैंने क्या बताया, जो जीडीपी के 3% से भी सीमित करना है, ये हमारी केक रिपोर्ट ने भी बताया था, वो भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बताया कि 28,124.28 करोड़ आपके रिवाइज एस्टिमेशन 2024-25 के अनुसार सरकार ने बताई है। ठीक है, टोटल रिसिप्ट भी आपको मैंने बताई 87,300 हमारा जो है वो 59.94 करोड़ रुपए है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो जितने भी बजट एस्टिमेशन है उसके अनुसार आपको चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि मत्स्य विभाग के लिए हम जो हमारी ट्राउट हम कह सकते हैं फिशरीज जो डिपार्टमेंट है उसके लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए हम 146 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, फिर यूडीबीआई यूआईडीबी, ठीक है, को हरित ऋषिकेश विकास हेतु, ऋषिकेश जो है, अगर हरित ऋषिकेश आपको करना है तो उसके लिए सरकार ने परामर्श सेवा केंद्र के लिए 168.33 करोड़ रुपए का बजट यहां पर दिया है। ये इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में इंपोर्टेंट है वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि हरित ऋषिकेश वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टार्टअप वेंचर फंड में 20 करोड़ रुपए हैं, और एक और है वो आपको मैंने बताया था, एक अलग अलग से मैंने बताया युवाओं के लिए, मैंने आपको बताया वो है कैपिटल वेंचर, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। कैपिटल वेंचर फंड अगर आपसे पूछे तो वो आपको मैंने बताया 200 करोड़ रुपए का उसमें फंड सरकार ने 25-26 के अनुमानों के अनुसार सरकार ने पहले से तय कर लिया है, वो 200 करोड़ रुपए भी आपको याद रखना है। क्लियर है आप सभी को? चलिए, प्रवासी उत्तराखंड परिषद, प्रवासी उत्तराखंड परिषद यानी कि पीयूपी के लिए जो सरकार ने बोला, जो प्रवासी उत्तराखंड परिषद यानी कि जो प्रवासी हैं, प्रवासी भारतीय हैं, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जो माइग्रेट लोग हैं, ठीक है, तो प्रवासी के लिए उत्तराखंड के लिए काउंसिल है, उसके लिए सरकार ने बोला कि हम 1 करोड़ रुपए का बजट यहां पर निर्धारित करते हैं। कितना करते हैं? 1 करोड़ रुपीस का बजट। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, शारदा कॉरिडोर है, शारदा कॉरिडोर जो है आपके यूपी में, उत्तराखंड में, तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। उसके अलावा आप जानते हो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत
इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए भी 6.5 करोड़ रुपए का सर ने बजट जो है बजट में प्रावधान किया है। तो जो मेन चीजें आपको याद रखना है, एक तो आपको मैंने बताया ऋषिकेश वाला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की नजरों से, एक शारदा कॉरिडोर, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश, उत्तराखंड में जो हमारा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना है शारदा कॉरिडोर, उसके लिए सरकार ने 2025-26 के अनुमानों के अनुसार कितना बजट का प्रावधान किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 करोड़ रुपीस। और सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला फॉर ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस अंडर स्मार्ट सिटी, उसके लिए 6.5 करोड़ रुपए का सरकार ने फंड बोला है। होमगार्ड कोस्ट रिवॉल्विंग फंड के लिए 1 करोड़ रुपए है। होमगार्ड वेलफेयर फंड रिवॉल्विंग फंड 1 करोड़ रुपए इसके लिए है। रेशम फेडरेशन ऑफ रिवॉल्विंग फंड, उसके लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। ठीक है, तो जहां इंपॉर्टेंट है वहां पर मैं ऑलरेडी फोकस कर रहा हूं। क्लियर है? तो रेशम फेडरेशन रिवॉल्विंग फंड आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सरकार ने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बताई, जैसे स्प्रिंग एंड रिवर रिजुनिवेशन हेतु सरकार ने 125 करोड़ रुपए का फंड यहां पर तय किया है। भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़ का फंड हो गया। जलवायु परिवर्तन समन के लिए 60 करोड़ का फंड हो गया। यह भी हमें आगे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करें सर आत्मनिर्भर उत्तराखंड। आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए सरकार ने क्या किया है? तो देखो, सरकार ने एक प्लान बनाया, 7 बिंदु लिए। कितने लिए? 7 बिंदु लिए सरकार ने। उसे सरकार ने एक नाम दिया और उसका नाम क्या है? वो है सप्तऋषि समृद्ध सशक्त और विकसित उत्तराखंड। सप्तऋषि क्या होता है आप सब जानते हो। हमारे आपने आकाश में कभी सुना भी होगा, जैसे हमारा ध्रुव तारा होता है, हमारे तारे होते हैं, वैसे हम बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। जो हमारे वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में 7 ऋषियों का जो ग्रुप है, जिसमें महर्षि अत्रि हैं, अगस्त ऋषि हैं, आपने नाम सुने होंगे, पाराशर हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी सप्तऋषि ऋषि हैं उन्हीं को फोकस करते हुए उन्होंने 7 यहां पर प्लान बताए हैं। वो 7 कौन कौन से हैं? पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है संयोजकता, चौथा है आयुष मंत्रालय जो हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, 5वां है इंडस्ट्री, छठा है इंफ्रास्ट्रक्चर और 7वां है पर्यटन। इन्होंने बोला कि सप्तऋषि, ये सप्तऋषि इन्होंने इसको नाम दिया है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सप्तऋषि। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये 7 उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए आधार का काम करेंगे। 7 ये बेस है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या किया जाएगा? फोकस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, हाँ उसके लिए प्लान करेंगे, सारी प्लान करेंगे। अभी हम बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, बजट कर लेते हैं। यूनिट 3 के सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके लिए भी प्लान करेंगे बिल्कुल। उसके लिए हम टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। टेस्ट सीरीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जिन्होंने देख लिया है वो जानते हैं। उस यूनिट 3 के अंदर पूरी कोऑपरेटिव जो मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कोऑपरेटिव क्रेडिट के अंदर सारे ही एमसीक्यूज हमने प्लान कर लिए हैं। लगभग 30-40 एमसीक्यूज हर चैप्टर में होंगे। जैसे नाबार्ड हो गया, आरआरबी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, हमारा जो 3 स्त्री जो वो होता है, हमारा राज्य सहकारी बैंक, फिर हमारा जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक हो गया। उसके बाद हमारा जितने भी बैंकिंग सर्विसेज हो गई, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस हमारा हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हमारा हो गया, लोकल एरिया बैंक हो गए। ठीक है, उसके अलावा भी हमने जो और भी जितनी भी चीजें पढ़ी है कोऑपरेटिव के अंदर, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने प्रकार की होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करती है, उन सबके मैं कराऊंगा बिल्कुल। लेकिन उसके लिए हमारा टेस्ट सीरीज है, आगे बाद में जो भी करवाना होगा आपको हमारी टीम यहाँ पर बता देगी। एक बार आप हमारी टीम से वापस कोऑर्डिनेट कर लेगा। ठीक है, आपको टीम एक नंबर देगी, उस नंबर पे आप जो है वो कॉल करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। क्लास के बाद इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड यानी कि ये सप्तऋषि समृद्ध सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार है। दिस सप्तऋषि आर, सप्तऋषि का मतलब ये 7 बिंदु है जिनको साथ में लेके चलेंगे। सप्तऋषि का जैसे मंडल होता है वैसे सरकार ने कहा इन सब पे फोकस करेंगे। उसमें है हमारा एग्रीकल्चर, एनर्जी रिसोर्सेज, कनेक्टिविटी, संयोजकता, आयुष मंत्रालय जो कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि सप्तऋषि उत्तराखंड के बजट घोषणा के अनुसार सप्तऋषि बिंदुओं में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है। कभी कभी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बजट के अंदर, तो आपको ध्यान रखना ये 7 हो जाएंगे। 7 कौन कौन से? तो देखो, एक तो हमारा एग्रीकल्चर हो जाएगा, एग्रीकल्चर के बाद दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? एग्रीकल्चर के बाद हमारा कनेक्टिविटी वाला हो जाएगा, कनेक्टिविटी के बाद हमारा जो है वो हमारा एनर्जी हो जाएगा, फिर आयुष, फिर इंडस्ट्री, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा और लास्ट में हमारा कौन सा हो जाएगा? टूरिज्म। ठीक है, चलिए, बजट 2025-26 में, ठीक है, सरकार ने कितना प्लान किया? 1,01,175.33 करोड़ बजट का आकार सरकार ने इस बार डिसाइड किया। इसको भी आप इंपोर्टेंट कर दो, जो कि 24-25 के बजट से 13.38 गुना ज्यादा है, 13.38 गुना ज्यादा है। किसका? 24-25 के तुलनात्मक रूप से।
ठीक है। व्यय की बात करें तो ये आपको भी मैंने बोल के बताए भी थे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार ने कितने बताए 25-26 के अनुमानों के अनुसार, ठीक है, 59,954.65 करोड़ रुपीस, ठीक है। और पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने 41,220.68 करोड़, और कैपिटल आउटले कितना है तो 14,763.13 करोड़, अभी आपको मैंने ये बता दिया है, ठीक है। वैसे प्राप्तियों की बात करें तो कुल प्राप्तियां कितनी है, टोटल रिसिप्ट 1,01,034.75 करोड़, ये कुल प्राप्तियां इंपोर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। उसमें भी आपको जो है वो पूंजीगत व्यय और ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने के चांसेस हैं। वैसे मैंने क्लासेस के अंदर रेगुलर में बता रहा हूं कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो बीच बीच में सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है यहां तक? चलो एक और बजट को लेकर हम दूसरी बात कर लेते हैं, ये अन्य प्रावधान आते हैं, उससे पहले हम एक और बात करते हैं। आपका जो बजट है उत्तराखंड का, उसे नाम दिया गया है नमो बजट। उत्तराखंड के बजट को सरकार ने नाम दिया है नमो बजट। क्या नाम दिया है? तो ये बजट 4 बिंदुओं पर आधारित है। ये जो बजट है आपके 4 बिंदुओं पर आधारित है, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। नमो बजट के बारे में आपको 4 बिंदु ध्यान में रखने हैं, ठीक है। दो 2025-26 के लिए जिसको सरकार ने नाम दिया है नमो, ठीक है। ये बजट भी आपको ध्यान रखना है, आपके 4 बिंदुओं पर आधारित है। उत्तराखंड का बजट जो है वो 25-26, जैसे आपको मैंने सप्तर्षि बताया ना, ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया, टूरिज्म हमारा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वैसे क्या कभी कभी थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं। तो नमो बजट 4 बिंदुओं पर आधारित है, और चारों बिंदु में क्या है, एक तो हम सरकार ने बोला हम नवाचार के ऊपर फोकस करेंगे, और नवाचार आप सब जानते हो, नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। हम कुछ नया करेंगे, मतलब हो सकता है कि सरकार ने बोला कि कुछ स्टार्टअप करेंगे, नए बिजनेस शुरू करेंगे, नया कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, ठीक है। और दूसरा आत्मनिर्भर उत्तराखंड के ऊपर फोकस है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, इसको बोलेंगे सेल्फ डिपेंडेंट यूके, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं तो सेल्फ डिपेंडेंट यूके, और महान विरासत, यानी कि ग्रेट हेरिटेज, ठीक है। तो सरकार ने इसके ऊपर फोकस किया है, नवाचार के ऊपर, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, और तीसरा हो जाएगा हमारा महान विरासत, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ओजस्वी मानव संसाधन। ओजस्वी मानव संसाधन, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, जैसे आपको मैंने सप्तर्षि बताया वैसे ओजस्वी मानव संसाधन। ओजस्वी का मतलब तेज, तो इसको हम बोलेंगे ग्लोरियस ह्यूमन रिसोर्स। मतलब ओजस्वी का मतलब यहां पर क्या है, ओजस्वी का मतलब कर्मठ, जो देश के लिए, कुछ राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे कर्मठ लोगों के लिए बोला है ओजस्वी मानव संसाधन, जो कुछ नया करने वाले हैं। नवाचार में क्या हो सकता है, तो सरकार ने बोला कि हम पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के ऊपर प्लान करेंगे। नवाचार में और क्या हो सकता है, तो नवाचार में सरकार ने बोला कि जैसे हम क्या करेंगे, एक दो पॉइंट बता देता हूं, जैसे पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हो गया, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण शुरू हो जाएगा, ऊर्जा दक्ष के लिए पंप बनेंगे, मोबाइल फोरेंसिक वैन ड्रोन सेल का स्टार्टअप करेंगे, फायर हाइड्रेंट मशीन हम लगवाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो नवाचार में जैसे पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हो गया, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इस तरीके से। और आपको क्या बनना है, बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू हो जाएगा, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकृत हो जाएगा, आधार प्रमाणीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, ये क्लियर हो रहा आपको, ये सब नवाचार में आएंगे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल फोरेंसिक वैन ड्रोन सेल शुरू हो जाएगी, मोबाइल फोरेंसिक ठीक है, ये हमारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नवाचार का पार्ट हो जाएगा। ऊर्जा दक्ष के लिए पंप स्थापित किए जाएंगे, क्लियर है, ये नवाचार। स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे,
साइंस सिटी बनेगी, स्मार्ट मीटर होंगे, साइंस सीटर बनेगी, ये सब चीजें इसमें आएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो स्मार्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, साइंस सिटी हो गई। आत्मनिर्भर उत्तराखंड मैंने आपको बताया वही सप्तर्षि, कौन से, जो अभी हमने बात करें। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड में वो सप्तर्षि वाले पॉइंट आ जाएंगे, सप्तर्षि यानी कि 7 बिंदु आ जाएंगे, जिसमें हमारा क्या था, एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था, उसके बाद टूरिज्म था, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कनेक्टिविटी, और एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा सप्तर्षि जो है वो आत्मनिर्भर उत्तराखंड के पार्ट बनेंगे। सबको क्लियर हो रही चीजें एक एक करके? ठीक है, पीडीएफ के लिए बात करूंगा, पीडीएफ अपलोड करवाएंगे, उसके लिए भी बात करेंगे। महान विरासत आप जानते हो, उत्तराखंड की विरासत महान है, क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कैलाश पर्वत हो गया हमारा, ठीक है, हमारे केदारनाथ हो गए, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर तरीके से प्राकृतिक संपदा, और हम कह सकते हैं कि जहां पर स्वयं ऋषि और भगवान जहां पर विराजे हैं, ऐसी हमारी महान विरासत है उत्तराखंड। ठीक है, आज विश्व के अंदर भारत का कहीं ना कहीं नाम है, तो उसमें उत्तराखंड का भी योगदान है। ठीक है, तो शारदा रिवर फ्रंट, अभी आपको मैंने बताया शारदा रिवर फ्रंट के लिए सरकार ने कॉरिडोर की बात करी, तो ये इसमें आएगा, शारदा रिवर फ्रंट। ठीक है, और सरकार ने बोला कि शीतकालीन यात्रा हो गई, आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन हेतु, इसके लिए भी सरकार ने प्लान किया है शीतकालीन यात्रा। ओम पर्वत, इनकी सुगमता, ये हमारे किस में आएंगे, ये ओजस्वी मानव संसाधन में आएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश का पुनर्विकास, हरिद्वार ऋषिकेश का पुनर्विकास, ये भी इसमें आएगा। ठीक है, हरिद्वार ऋषिकेश का हम कह सकते हैं कि पुनर्विकास, यानी कि रीडेवलपमेंट ऑफ हरिद्वार एंड ऋषिकेश। ठीक है, चलिए अब लास्ट बचा हमारा महान विरासत। अच्छा, यहां पर एक काम करो, मैंने महान विरासत को इधर लिख दिया, एक्चुअल में ये आएगा। ठीक है, तो एक काम करो, ये बिंदु इधर के थे, तो अपन एक काम करते हैं कि महान विरासत को उधर ले लेते हैं, क्योंकि मैंने इधर समझ के इधर लिख लिया है। तो आप एक काम कीजिए, इधर आप कर दो महान विरासत, यानी कि ग्रेट, ये बिंदु इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। और हमारा चौथा बिंदु कौन सा बचा, और बचा फाइनली, और वो है हमारा ओजस्वी मानव संसाधन, ओजस्वी मानव संसाधन, यानी कि ग्लोरी ऑफ ग्लोरियस ह्यूमन रिसोर्स। ये किसका पार्ट बनेगा हमारा, ये बनेगा उत्तराखंड के अंतर्गत ओजस्वी मानव संसाधन के अंदर। तो इसमें सरकार ने क्या बोला, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देंगे, यानी कि प्रमोट टू स्टार्टअप, उसके बाद इनोवेशन। समझ आपको चीजें, तो ये सब इसका पार्ट बनेगा। ठीक है, खेल सुविधाओं का विकास होगा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, छात्रवृत्ति के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर सरकार ने कहा कि हम काम करेंगे। ये सब चीजें सरकार ने इसके अंदर जो है वो बताई है। तो क्या सबको क्लियर हो गया है वाला? ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारा जो है वो इसका पार्ट बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये सब सरकार ने कहा कि हम इस बजट के अंदर रखेंगे, जिसमें आत्मनिर्भर हमारा उत्तराखंड, महाविरासत, नवाचार, इनोवेशन और ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अच्छा, अभी आप अपलोड कर दो सर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन बेच वालों के ग्रुप में भी कल से बोल रहा हूं, आप मेरे मैसेज को रिप्लाई तो करो। अभी जी किसके लिए कह रहे हो सकता है कल मैं देख नहीं पाऊंगा, आप मुझे बता दो, एक बार मुझे वापस बता दो
सर आज के लिए ऑल उत्तराखंड इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड कर दो, मैंने कॉल भी किया था कॉन्टेक्ट टीचर को। ओके ओके, मैं बात करता हूं बिल्कुल। तो आपकी बात हुई क्या उनसे? अगर आपकी उनसे बात हुई है तो वो आपको निश्चित रूप से अपडेट करेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि एडो की क्लासें नहीं मिल रही है, ये उनको भेजो, प्रियंका मैम को। टीम से भी बात करी, दोनों भेज दो, ये दोनों बड़े बड़े मैसेज। ठीक है, चलिए, तो यहां तक सबको क्लियर हो चुका है। ठीक है, कुल प्राप्तियां हो गई हमारी। अन्य प्रावधान क्या है? तो समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ₹30 करोड़। स्प्रिंग एंड रिवर रिनोवेशन के लिए कितना होगा? 125 करोड़। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिवर एंड स्प्रिंग एंड रिवर रिजुनिवेशन हेतु। बिल्कुल, हमारी टीम ने मैसेज नोट कर लिया है, वो टीम जो है वो हमारी टीम से संपर्क करेगी, आपका जो समाधान है वो एज सुन एज यहां पर हो जाएगा। तो क्या बोला आप बता दीजिएगा बिल्कुल मैसेज में, ताकि टीम को वो मैसेज में फॉरवर्ड करवा दूंगा। पेयजल और सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए बिजली का भुगतान हेतु 490 करोड़ रुपए फॉर इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट इन स्कीम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट। पेयजल का पानी यानी कि जो पीने के लिए पानी आता है वो, और साथ में कौन सा है? पेयजल का पानी यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, और दूसरा हो जाएगा इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई की सुविधाओं के लिए सरकार ने 490 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया है। ठीक है, पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से संबंधित मुखबिरों की उत्साहवर्धन हेतु, ठीक है, ये हो जाएगा 10 लाख रुपए का प्रावधान। ठीक है, यानी कि फॉर इंसेंटिवाइजिंग इंफॉर्मेशन इन ड्रग रिलेटेड केसेस इन पुलिस डिपार्टमेंट, तो 10 लाख रुपीज हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इंडियन जुडिशियल कोड यानी कि IJC, जलवायु परिवर्तन शमन हेतु 60 करोड़ रुपए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये सारे प्रकार प्रावधान जो है वो सरकार ने इसके लिए जो है वो ऑलरेडी तय किए हैं। ठीक है, उसके बाद युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, फॉर एम्पावरिंग यूथ, सरकार ने बजट में यह भी प्रावधान किया है कि हम युवाओं को सशक्त बनाने के लिए भी कुछ काम करेंगे। और अभी आपको मैंने बताया था कि हमारा बजट 4 पर केंद्रित है। 4 कौन से? ज्ञान, जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता, और एन का मतलब नारी शक्ति। तो ये ज्ञान पर आधारित जो हमारा बजट है पूरा, उसमें आप जानते हो कि फिर युवाओं को कैसे सरकार पीछे रख सकती है। तो एम्पावरिंग यूथ, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया। वो कौन कौन सा है? तो देखो, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पहला है मुख्यमंत्री सेविंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 2 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान किया। इसको बोलेंगे हम CM स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, तो सरकार ने इसको नाम दिया सेविंग, 2 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छात्रवृत्ति है और हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। NDA तथा IMA में चयनित छात्र, ठीक है, आप जानते हो नेशनल डिफेंस जो हमारे होती है अकेडमी, एंड IA में आपने सुना होगा। ठीक है, जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं, जो मैनेजमेंट के लिए, स्टडीज के लिए जो इंस्टीट्यूट होते हैं, तो अगर यहां पर छात्रों का चयन हो रहा है तो NDA और IMA में जो चयनित छात्र छात्रा है उनको पुरस्कार स्वरूप 1.25 करोड़ रुपए का सरकार ने इसमें प्रावधान किया है। क्लियर सभी को? ठीक है, उद्यमिता के लिए सरकार ने क्या किया है? तो सरकार ने नए उद्यमिता यानी कि स्टार्टअप के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, नया उद्यमिता करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कुछ नया अपना रचनात्मक, कुछ क्रिएटिव योगदान देने के लिए, इनोवेटिव प्रोग्राम के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। तो उद्यमिता, कौशल और नवाचार के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7.11 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान सरकार ने किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि युवाओं की दृष्टि से ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला इंपॉर्टेंट है। तो प्रमोशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड इनोवेशन प्रोग्राम 7.11 करोड़ रुपीस। टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार ITI का चयन, ITI का उन्नयन हेतु राजस्व मद हेतु 45 करोड़ रुपए का और पूंजीगत मद हेतु 18 करोड़ रुपए का प्रावधान भी सरकार ने इसके लिए किया है। सभी चीजें क्लियर है आप सबको? और जो उदीयमान खिलाड़ी है, उदीयमान खिलाड़ी का मतलब, उदीयमान हिंदी समझ में नहीं आएगा, इमर्जिंग प्लेयर्स जो उभर रहे हैं, हम सब जानते हैं, हमारे क्रिकेट में भी आप जानते हो, या फुटबॉल में, वॉलीबॉल में इमर्जिंग प्लेयर्स को भी चयन किया जाता है कि इस टेस्ट में या इस वनडे में या इस सीरीज में हमारा इमर्जिंग प्लेयर ये है। एक बार वॉइस देख लीजिए, क्या मुझे वॉइस क्लियर आ रही है? आपका मैसेज आया है, एक बार वॉइस सभी चेक कर लो, क्या वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है क्या? एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए, तो इमर्जिंग प्लेयर, स्कॉलरशिप फॉर इमर्जिंग एथलेटिक्स, जो उदीयमान खिलाड़ी है उनके लिए 10 करोड़ रुपए का प्लान किया सरकार ने, ताकि जो नए खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में अपना कैरियर तलाश रहे हैं, ठीक है, द प्लेयर्स हु
हु आर सर्चिंग देयर कैरियर इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक एथलेटिक्स, ओलंपिक्स या जो भी हमारे गेम्स होते हैं रणजी या नेशनल लेवल तक जो गेम होते हैं। यस, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, इन सभी के लिए क्या बोला इन्होंने कि इन्होंने बोला कि जो हमारे उदीयमान खिलाड़ी इमर्जिंग प्लेयर है उसके लिए सरकार ने क्या बोला, यहां पर जो है वो क्लियर है ना वॉइस, चलो ओके ठीक है। तो उदीयमान खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति है तो 10 करोड़ रुपीस का प्रावधान है, ये भी आप इंपोर्टेंट कर देना, और एक टाटा आईटीआई वाला भी कर देना। ये दोनों ही तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। केवल इसमें आपको क्या करना है, हमें तो खाली याद रखना है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सरकार ने 10 करोड़ का प्रावधान, 11 करोड़ का किया 7.11, और जो टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार जो आईटीआई के अंदर उन्नयन काम करना चाहते हैं उसके लिए रेवेन्यू के रूप में तो 45 करोड़ रुपए, और कैपिटल मद के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन है या इनके लिए जो भी सरकार खर्चा करेगी लॉन्ग टर्म, वो उसके लिए 18 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर है, जो एथलेटिक्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट खेल महाकुंभ के आयोजन हेतु सरकार ने 15 करोड़ रुपए का पहले प्रावधान कर दिया है। आप जानते हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, जैसे हमारा इंडिया लेवल पर, वैसे ही हमारे स्टेट लेवल पर भी गेम्स होते हैं, खेलों का महाकुंभ होता है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कभी उत्तराखंड हो, कभी हिमाचल प्रदेश हो, कभी महाराष्ट्र हो, ठीक है, कभी उड़ीसा हो, ऐसे चलते रहते हैं। तो जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं वैसे ही हमारा कौन से गेम्स है, खेल महाकुंभ, उसके लिए सरकार ने 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया बजट में। राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए 5 करोड़ रुपए, क्योंकि देखो अगर इन महोत्सव के लिए सरकार खर्चा नहीं करेगी तो हमारे युवा कैसे आगे बढ़ेंगे। आप सबने पढ़ा होगा हमारे नेशनल, आपने सुना होगा नेहरू युवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी हम जानते हैं नेशनल हमारी क्या होती है, संसद के अंदर राष्ट्रीय युवा परिषद होती है, जिसमें हर राज्य से एक युवा सेलेक्ट होकर जाता है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पॉइंट याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो हर युवा वहां पर जाता है, तो ऐसे में सरकार ने बोला कि जो हमारी राष्ट्रीय संसद होती है वहां तक हम युवाओं को कैसे पहुंचाएंगे, तो युवाओं को हमें धरातल पर उठाना होगा, हमें डाउन लेवल पर युवाओं को तैयार करना होगा। तो सरकार ने राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाने के लिए, जहां पर युवाओं की स्किल्स को परखा जाए, युवा किस फील्ड में आगे हैं, क्योंकि हर युवा पढ़ाई में आगे हो कोई जरूरी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स में आगे होता है, कोई कवि बन सकता है, किसी के अंदर कोई आर्ट अच्छा होता है जिससे कि वो कुछ सेलिब्रिटी के रूप में काम कर सकता है, कोई अच्छा प्लेयर बन सकता है, कोई अच्छा एथलेटिक्स बन सकता है, कोई ओलंपिक के अंदर अपना नाम कमा सकता है, जैसे जेवलिन थ्रो हो गया हमारा, ठीक है, शूटर हो सकता है जिसमें हमारा जो हमारा शूटिंग्स के अंदर जाता है, जैसे अवनी लेखरा है राजस्थान की, जयपुर आपने सुना होगा, मनु भाकर है हरियाणा की। तो कोई ना कोई किसी न किसी फील्ड में स्किल जरूर होती है। तो वो स्किल्ड पहचान में कब आएगी, जब युवाओं का गेट टुगेदर होगा, जब युवाओं के लिए भी कार्यक्रम होगा। तो सरकार ने कहा कि राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान हम करेंगे। क्लियर है आप सभी को? ठीक है। उसके अलावा सरकार ने क्या बोला कि सीएम युवा मंगल दल स्वावलंबन, जिसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस स्कीम, यानी कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना। के लिए भी सरकार ने 5 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर किया है। क्लियर है आप सभी को? एक बार यहां तक देखिए, अब ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा और है, उसको पूरा इसी क्लास में हम कवर कर लेते हैं। चले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो देखो जहां तक हम एग्जाम देखें हर स्टेट के, तो देखो एक तो खेलों के महाकुंभ के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है खेलों के महाकुंभ वाला, और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है ये वाली इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि महाकुंभ की बात ही हो रही है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात हो रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद और स्वास्थ्य संबंधी योजना के लिए 2.50 करोड़ का प्रावधान है। सीएम रूरल स्पोर्ट्स एंड हेल्थ स्कीम के लिए, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर, ठीक है, तो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के लिए 60 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सीएम स्टार्टअप स्कीम, और सीएम स्टार्टअप स्कीम के तहत सरकार ने यहां पर जो है वो 60 करोड़ का प्रावधान किया है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप योजनाओं के तहत ये हमारा कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। पूरा सर देखो बंद हो रहा है, नीचे देखो एक बार वापस करो सर। नहीं नहीं, हाँ में इन्होंने वो कर रखी है ना। अच्छा, दोनों में नहीं हो रहा सर? शेयरिंग कर रखी है ना, इस हाँ वजह से हैंग होता है। अच्छा, तो सर वॉइस बंद कर दो, चलने दो, बोली वॉइस बंद कर दो, आप वो दोनों में करनी पड़ेगी।
तो सीएम स्टार्टअप स्कीम में 60 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया, और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने आपको बताया कि वेंचर कैपिटल में भी सरकार ने प्लान किया है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब बात करें सर अन्नदाताओं के लिए। मैंने बताया आपको ये बजट 4 पर आधारित है, और वो कौन सा है? गरीबों के कल्याण के लिए, ठीक है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अन्नदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए, जो हमारे किसान वर्ग हैं जो हमें अन्न दे रहे हैं, और चौथा कौन सा है दोस्तों? नारी शक्ति। तो अन्नदाताओं तक हम पहुंच चुके हैं, जिसमें क्या है? ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, सप्लाई स्कीम फॉर लाइव सीप्स, गोट्स एंड पोल्ट्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं IVRI ब्रेडली, इसके लिए 13.66 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान किया है। और दीन दयाल उपाध्याय सहकारी विकास कल्याण योजना के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। तो अन्नदाताओं के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक हमारा ये कुक्कुट जैसे नहीं होता है, मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन, भेड़ बकरी, इनके लिए भी ये वाला जो है वो पॉइंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दीनदयाल उपाध्याय वाला भी आपको याद रखना है, सहकारी किसान कल्याण योजना, क्योंकि अन्नदाताओं में ये स्टार्टिंग के तीनों ही बिंदु इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा सरकार ने कहा कि जैसे हर सरकार किसानों को पेंशन देती है, ठीक है, उसके बाद केंद्र स्तर पर भी हमारी एक प्रधानमंत्री मानदेय योजना चल रही है, जिसकी अभी रिसेंटली सरकार ने किस्त जारी की थी 3-4 दिन पहले। तो किसान पेंशन योजना के अंतर्गत समग्र रूप से लगभग 42.18 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान किया है। इसको बोलेंगे फार्मर पेंशन स्कीम, यानी कि FPS। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है 15, और मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने यहां पर किया है। ठीक है, और किसानों के अन्नदाताओं के लिए सरकार ने क्या प्लान किया है? तो सरकार ने कहा कि जो हमारे मिल्क प्राइस इंसेंटिव है, उसके लिए डेयरी प्रोड्यूसर के लिए हमने 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है, यह सरकार की स्पेशल योजना है उत्तराखंड के लिए, दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, मतलब यह हुआ कि जो हमारे क्या है, जो कृषि के साथ संबंध गतिविधियां कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कृषि के साथ में जो संबंध गतिविधियां, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे हमारा क्या आता है, डेयरी उद्योग आ जाता है, ठीक है, गोबर के उपले बनाते हैं लोग, उसके अलावा मत्स्य पालन हो सकता है, हमारा वानिकी हो सकता है, हमारा मधुमक्खी पालन हो सकता है, या हमारा हॉर्टिकल्चर हो सकता है, या एनिमल हस्बेंड्री होती है। तो जो दुग्ध उत्पादक हैं, उनको हमें दूध का जो सही मूल्य मिले, ताकि वो प्रोत्साहन उनको मिले कि वो डेयरी से डेयरी उद्योगों को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये हमारे वो कोर सेक्टर है जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। भले ही कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे लिए जरूरी है, चाहे वो हमारे लिए अन्न हो, चाहे वो हमारे लिए फल हो, चाहे वो सब्जियां हो या दूध हो, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिल्क प्राइस इंसेंटिव फॉर डेयरी प्रोडक्शन के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। फिर गंगा गांव महिला डेयरी विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साइकिलिंग हेतु समग्र रूप से 40 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, साइलिंग हेतु साइलेंट प्रोडक्शन के लिए। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान भी सरकार ने यहां पर किया है। सीएम स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, उसके लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया है। ठीक है, तो मैं आपको ओवरऑल सारी चीजें बता रहा हूं, आपको इसमें जो एग्जाम ओरिएंटेड है विशेष, उसको आपको जो है वो अच्छे से फोकस करते हुए चलना है। क्लियर आप सभी को? तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा हेतु भी 12.43 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए 4 करोड़ रुपए हो गए। सब्जी फसलों की बीज वितरण कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़ रुपए का प्रावधान हो गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और चौथा हमारा बिंदु आता है, और वो हमारा बचा है वुमन इंपावरमेंट। पहला हो गया हमारा गरीबों के कल्याण के लिए हमने योजनाएं देखी, तो हमारा ज्ञान में पहला जी था गरीबों के लिए, वाई था युवा वर्ग के लिए, और ए था अन्नदाता वर्ग के लिए, और हमारा लास्ट है एन, वो है नारी सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, तो नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार का क्या क्या प्लान है? तो नंदा गौरा स्कीम 157.84 करोड़ 157.8584 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी ये चीजें आई थी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 21.74 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत 29.91 करोड़ रुपए का प्रावधान भी सरकार ने इसके अंतर्गत किया है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, सीएम वात्सल्य स्कीम के तहत 18.88 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने यहां पर किया है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? मुख्यमंत्री महिला पोषण के लिए, ठीक है, सीएम वुमेन न्यूट्रिशन स्कीम, महिलाओं को पोषण देने के लिए। आप सब जानते हो जैसे वात्सल्य योजना है, तो ऐसी महिलाएं, ठीक है, जिनका गर्भस्थ शिशु है या जो बच्चा है वो मुश्किल से 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने या 8 महीने का है,
तो उनके लिए भी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना और महिलाओं को ऐसे समय में पोषण देने के लिए, ताकि महिलाएं कमजोर नहीं रहे, उनको प्रॉपर जो है वो हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस डाइट मिले, जो भोजन के मुख्य अवयव होते हैं, ठीक है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, तो जितने भी मिनरल्स हैं उनको पूरा मिले। इसलिए महिलाओं के लिए पोषण के अंतर्गत सरकार ने एक योजना लॉन्च की। उसके अंतर्गत सरकार ने बोला कि 13.96 करोड़ रुपए का प्रावधान हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुउद्देशीय विकास, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु, ऐसी महिलाएं जो निराश्रित हो चुकी है, मतलब जिसका हम कह सकते हैं कि ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड की या तो डेथ हो चुकी हैं, ठीक है, या वो जो विडो है, ठीक है, या फिर उनके पास रहने के लिए आश्रय पूरा नहीं है, ठीक है, या तो पक्का मकान नहीं है या मकान ही नहीं है, ऐसी महिलाओं के लिए सरकार वैसे हम कह सकते हैं कि जानते हैं कि आवास योजना भी होती है, मुख्यमंत्री आवास योजना होती है, ये तो होती है, लेकिन फिर भी ऐसी महिलाएं जो निराश्रित हो चुकी है और वो विधवा है, ठीक है, तो निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सरकार ने कहा कि हमारे इस फंड के थ्रू हम जो है वो उन पुत्रियों का विवाह करवाएंगे, ठीक है, ताकि उनको कहीं पर भी आर्थिक रूप से बाहर नहीं लगे, और उनका जो भी हम जानते हैं कि विवाह में जो खर्च होता है आवश्यक, वो सरकार उसकी पूर्ति इस फंड के द्वारा करेगी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कर दो दोनों ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर स्टेट में ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो। आप जानते हो इन दो योजनाओं के ऊपर हर सरकार फोकस करती है, आपने पढ़ी होगी, और वो दोनों योजनाएं आपके उत्तराखंड के लिए भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना, यस, वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने इसमें क्या आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, और ऐसे में ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका, यानी कि ऐसी बालिकाएं जो माइनॉरिटी में आती है, अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय में आती हैं, उन बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। सर प्रोत्साहन क्यों देना, क्योंकि ये मेधावी हैं लेकिन माइनॉरिटी में आती है, तो सरकार ने कहा इनको आगे बढ़ाने के हम अवसर देंगे, ताकि ये हायर एजुकेशन प्राप्त करके, चाहे वो राजकीय सेवा में जाए या किसी भी फील्ड में जब वो जॉब करे या कैरियर तलाशे, तो वहां पर उनको दिक्कत नहीं आए। तो उनको उस स्टेज पर पहुंचाने के लिए हमने, सरकार ने कहा कि हम एक प्रावधान कर रहे हैं, उसका नाम दिया सरकार ने सीएम माइनॉरिटी, ठीक है, मेरिटोरियस गर्ल्स प्रमोशन स्कीम्स। मेरिटोरियस का मतलब जो मेरिट के अंदर आने वाली है, मेधावी छात्राएं, ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। और महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि हर स्टेट में ये महिलाओं के स्वयं सहायता समूह आपने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो फाइनेंस भी आपने सुना होगा। तो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं जो हम जानते हैं कि जिनके पास बचत बहुत कम है, ठीक है, या फिर जो गांवों में अधिकतर निवास कर रही है, जिनके आय के अवसर बहुत कम है, जिनके पास मल्टीपल सोर्सेज नहीं है आय के, केवल कुछ आय होती है, जैसे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो मुश्किल से 8-10 हजार रुपए महीने की सैलरी है, तो ऐसी महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके क्या करती है, एक फंड बनाती है, और उस फंड से जिस महिलाओं को जरूरत है उस महिलाओं को दे देती है, ताकि वो महिलाएं अपने जो डेली रूटीन की आवश्यकताएं हैं या जो मंथली बेसिस पर जो उनके खर्चे होते हैं उनको मिट आउट कर सकें। जैसे आप जानते हो राशन का, महिलाओं को ज्यादा नहीं तो भी महीने का 2-3 हजार रुपए का राशन चाहिए। कोई महिला है जो सिलाई का प्रशिक्षण ले रही है और बाद में वो खुद सिलाई करना चाहती है, लेकिन वो खुद मशीन नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि आप जानते हो सिलाई की मशीन आज के टाइम में 8 से 10 हजार रुपए की आती होगी, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, पर अब इतना पैसा उस महिला के पास नहीं है। तो वो क्या करती है, इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्या करती है, वो अपनी बचत को इकट्ठा करती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए उन बचत को इकट्ठा करके उनको आगे बढ़ाने के अवसर के लिए सरकार ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह हम जो है वो बना रहे हैं, उसके लिए एक फंड बनाएंगे, और वो 5 करोड़ का प्रावधान इसमें सरकार ने किया। ठीक है, तो इसमें अलावा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और भी हैं, इंपोर्टेंट स्कीम, जैसे कैंपा योजना के लिए 395 करोड़ रुपए हैं, जो मैंने बताया, जलवायु परिवर्तन समन के लिए 60 करोड़, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट रेगुलर चेंज हो रहा है, जहां पर ज्यादा बारिश होती थी वहां बारिश नहीं हो रही है, जहां कभी बारिश नहीं होती थी। और उत्तराखंड में आपने देखा ही था 23 जुलाई 2023 को आप जानते हो कि जो आपका भूस्खलन और बड़ी ज्यादा बारिश हुई थी फ्लड की तरह, तो उससे जो आप जानते हो कि कितनी आपदा आपने उत्तराखंड के अंदर देखी है। और उत्तराखंड के अंदर हम आए दिन सुनते भी रहते हैं, कभी बादल फटने की शिकायत, कभी भूस्खलन, ठीक है, कभी बर्फ का पिघलना। तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको समन करने के लिए, उसको रोकने के लिए इसको सरकार ने कहा कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन आपको मैंने बता ही दिया था, ये वही चीज है, ठीक है। सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए 10 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर संचालन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। गरीब कल्याण के लिए सरकार ने क्या बोला, तो मानव सेवा नारायण सेवा। सरकार ने कहा कि गरीब के लिए हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि मानव सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप मानव की सेवा कर रहे हो, किसी गरीब को आप खाना खिला रहे हो, किसी गरीब के लिए कुछ काम कर रहे हो, तो ऐसे में
गरीब सेवा ही भगवान की सेवा है, ऐसा मानकर सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए भी कदम उठाए हैं। और वो कदम कौन कौन से हैं? तो सामाजिक सुरक्षा के लिए आप जानते हो, सामाजिक सुरक्षा में जैसे पेंशन आ सकती है, पेंशन हो सकती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और क्या हो सकता है? आवास हो सकता है, मेगा आवास योजना आपने सुना होगा, ठीक है। इस तरह का कोई भी हो सकता है। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए सरकार ने कहा कि हम 1811.66 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें करेंगे। बहुत सारी योजनाओं के लिए सब्सिडी सरकार दे रही है, वो 918.92 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। अनुपूर्ति योजना में 600 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान रखा है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना यहां पर आई गई है, देखो आप, पीएम आवास योजना रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 207.18 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए अर्बन के लिए 54.12 करोड़ रुपए। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन सकते हैं। ईडब्ल्यूएस आवास का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, ऐसी कैटेगरी के लोग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, उसके लिए सरकार ने एक आरक्षण भी दिया था उन कैटेगरी के लोगों को, जिसको हम कहते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। जो हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के अंदर जो लोग आते हैं ना, उसके लिए भी सरकार ने एक प्रावधान किया। सरकार ने कहा कि इन लोगों के लिए भी हम क्या करेंगे, एक स्कीम लाएंगे। ये लोग उसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे अपने सर्टिफिकेट के थ्रू, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के थ्रू। आपने देखा होगा कि अलग अलग आवास की योजनाएं आती है, कभी यूआईटी कन्वर्ट होता है, कभी यूडीए कन्वर्ट होता है, शहरी विकास प्राधिकरण, कभी मेगा आवास योजना होती है, अलग अलग योजनाएं होती है। तो सरकार ने कहा कि इन कैटेगरी वालों को भी हम आवास योजना में सब्सिडी देंगे। और वो सब्सिडी कितनी रखी सरकार ने? 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी रखी है उत्तराखंड के बजट के अंतर्गत। क्लियर आप सभी को? और इसी तरीके से लास्ट हमारा ये हो, तो रिमेनिंग पार्ट हम देख लेते हैं। परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी है, उसके लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, ठीक है। राज्य खाद्यान्न योजना में 10 करोड़ का है। रसोई गैस पर अनुदान के लिए 55 करोड़ है। नमक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान है। ये कुछ प्रावधान भी सरकार ने बताए हैं। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने वैसे भी बता दिए हैं। तो इसी के साथ में हमारा जो ये लास्ट पार्ट था, 7th पार्ट, और इसी के साथ में हमारा उत्तराखंड का बजट बोल दो, या इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड बोल दो, या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड बोल दो। कुल मिलाकर जो मेन हमारी जो बातें हैं उत्तराखंड के हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था को लेकर, जो 20 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद्र जी अग्रवाल के द्वारा जारी की गई थी, या हम कह सकते हैं उनके द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया था उत्तराखंड की विधानसभा में, तो वो आपको मैंने पूरा बता दिया है। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे ऑथेंटिक डेटा के साथ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उन डेटा को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। और उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब वेरी फर्स्ट क्लास चल रही थी उसी दौरान मुझे कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर आप तो बहुत डेप्थ जा रहे हो, हमें तो इससे ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि हमने किस लेवल पर जाकर उत्तराखंड के बजट को अच्छे से डिस्कस किया है 7 पार्ट में, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी। लास्ट पार्ट एक बार वापस बता देता हूं क्या क्या चीजें फोकस करनी है उत्तराखंड के बजट में। आपको फोकस करना है जीडीपी को लेकर, आपके जितने भी डेफिसिट है, चाहे वो राजकोषीय घाटा है, बजट घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, उसके अलावा आपका पर कैपिटा इनकम, ठीक है। उसके अलावा आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, आपका रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर हो गया। उसके अलावा आपके जितने भी सरकार ने खर्चे बताए, जैसे मैंने बताया था ना, परिवहन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, इरिगेशन हो गया, फ्लड कंट्रोल हो गया, जितने भी मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आपके बेसिक पॉइंट्स है उसके ऊपर सरकार ने जो प्रावधान किया। और लास्ट में जो हमने 4 बातें करी, ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इनको लेकर जो सरकार की स्पेशल बजट योजना में जो प्रावधान है, जो स्कीम्स है, उन सबको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ में पार्ट 7 के साथ में हमारा जो उत्तराखंड का बजट है, अर्थव्यवस्था, वो यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका भी हम समाधान करेंगे। फिलहाल हम इस क्लास को यही पूरा करेंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट बताया उनको रिवाइज करना है, तो आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पूरा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए और कंटिन्यू बेसिस पर अपनी तैयारी को डे बाय डे जो है वो अच्छे से अच्छे इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच।